जय हिंद साथियों। अमर बलिदानी भगत सिंह के बलिदान दिवस के पूर्व दिवस पर आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे कि किस प्रकार से भगत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश होना था तो वह पेश होने से भी इनकार किया, फिर बाद में कैसे पेश हुए, क्यों उन्होंने जेल में दुनिया की सबसे लंबी देर तक भूख हड़ताल करके अहिंसात्मक आंदोलन को किस प्रकार से नई परिभाषा दिया और किस प्रकार से जो इनके कुछ साथी भी थे जो साथ में उन्होंने काम किया था वो लोग सरकारी गवाह बनते गए और कैसे कौन सी घटना ऐसी घटी जहां पर कोर्ट में ही अर्थात मजिस्ट्रेट के सामने ही भगत सिंह के साथी ने जो सरकारी गवाह बने थे उनको पीटना शुरू कर दिया और किस प्रकार से मजिस्ट्रेट के सामने ही इन लोगों को बेरहमी से पुलिस वालों ने पीटा, इस पर हम बात करेंगे। भगत सिंह पिछले दिवस में हम लोगों ने बात किया था कि भगत सिंह गिरफ्तार हो चुके थे और भगत सिंह ने अपने पिताजी को 22 अप्रैल को पत्र लिख दिया और पत्र में बहुत सारी बातें उन्होंने वर्णन कर दिया। 3 मई 1929 को सरदार किशन सिंह जी जो इनके पिता दिल्ली जेल में मिलने गए और उनके साथ बैरिस्टर आसिफ अली भी थे। पिताजी बार बार प्रयास कर रहे थे कि हम इनका केस लड़ें, परंतु भगत सिंह ने इसको सीधे मना ही कर दिया। अब नाटक आरंभ हो गया क्या कि 7 मई 1929 को एडिशनल मजिस्ट्रेट मिस्टर पूल की अदालत में जेल में सुनवाई शुरू हो गई और भगत सिंह ने वहां पर कहा था, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने कहा कि हम लोग अपना बयान सेशन जज के अदालत में ही देंगे और उसके अलावा पुलिस को किसी भी प्रकार का बयान नहीं देंगे। 4 जून 1929 को सुनवाई प्रारंभ हुई। सरकारी गवाहों के बयानों के बाद भगत सिंह ने अपने और वटुकेश्वर की ओर से 6 जून 1929 को ऐतिहासिक बयान दिया और ऐतिहासिक बयान में जो मुख्य बात प्रश्न किया, बयान तो बहुत लंबा है लेकिन उन्होंने जो प्रश्न किया, कहा कि क्या सदन में बम फेंके गए थे, यदि ऐसा हुआ तो इनका क्या कारण था। निम्न न्यायालय ने जिस प्रकार आरोप लगाया है वह सही है अथवा नहीं है, इन सारी चीजों पर विस्तृत उन्होंने वर्णन दिया और अपने उद्देश्य को जनता के सामने प्रस्तुत करने का जो एक माध्यम चुना था उस माध्यम का उन्होंने ख्याल रखा और अपने उद्देश्य को पूरा किया। भगत सिंह ने हिंसा और अहिंसा को परिभाषित करते हुए अपनी एक वक्तव्य को सुनाया कि हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछले जगहों पर सुना है कि अहिंसा शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है, हिंसक आंदोलन, और हम उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में बल का प्रयोग उस समय अन्यायपूर्ण होता है जब वह आक्रमण नीति से किया जाए और यह हमारी दृष्टि में हिंसा है, परंतु जब शक्ति का उपयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए तो वह नैतिक दृष्टि से न्याय संगत होता है। बल प्रयोग का पूर्ण बहिष्कार पूरी कल्पना है। इस देश में एक नया आंदोलन उठ खड़ा हुआ है जिसकी पूर्व सूचना हम दे चुके हैं। यह आंदोलन गुरु गोविंद सिंह जी और शिवाजी, कमाल पाशा इत्यादि ऐसे लोगों के कार्यों से प्रेरणा लेता है, तब जाकर के इस आंदोलन को इस रूप में दिखाया गया। भगत सिंह के इस प्रकार के वक्तव्य से पूरे जो कोर्ट परिसर था उस कोर्ट में सन्नाटा छाया रहता था। उनकी बातों को सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। 10 जून 1929 को केस की सुनवाई समाप्त हुई और 12 जून को अपने 41 पृष्ठ के फैसले में सेशन ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास दे दिया। इसके तुरंत बाद भगत सिंह को मियांवाली जेल में और वटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। अब उसके बाद देखिए यहां तो कांड हुआ, फिर लाहौर कांड पर भी सुनवाई शुरू हो गई और लाहौर कांड की सुनवाई पर भी अगर हम चर्चा करें तो जब जब ये लोग कोर्ट में जाते थे तो इनकलाब, जिंदाबाद, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू करते थे। भगत सिंह इस बात को बार बार कहे, वहीं कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब तलवार विचारों की शान पर तेजी से चलती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते हैं। हमारे इंकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना है। इस प्रकार से हमने इंकलाब की घोषणा कर दिया है और आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अब असेंबली बम कांड का जो मुकदमा दिल्ली में चला था उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को यूरोपियन सुविधा मिली थी, मतलब बढ़िया सुविधा मिली थी। अगर वो चाहते तो आराम से रह सकते थे, परंतु भगत सिंह तो राष्ट्र और राष्ट्र से समर्पित जितने भी लोग थे उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते थे। जेल में
जो दुर्व्यवस्थाएं थी अन्य लोगों की, उन दुर्व्यवस्थाओं के खिलाफ 15 जून 1929 को भूख हड़ताल उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि यह भूख हड़ताल ऐतिहासिक था, दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी भूख हड़ताल थी। आगे हम इस पर बात करेंगे। 17 जून 1929 को भगत सिंह ने मियांवाली जेल से यह पत्र लिखा था, और पत्र इस प्रकार से लिखा कि वहां के इंस्पेक्टर जनरल जेल को लिखा था कि क्या क्या हमें सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार से सुविधाएं चाहिए, तब जाकर के वो आगे बढ़े। उस पत्र के बाद भूख हड़ताल की स्थिति ऐसी हो गई कि भूख हड़ताल के कारण उस समय उनकी हालत बिगड़ने लगी, और ऐसी थी कि उन्हें कोठरी तक पहुंचने के लिए, जैसे हालत बिगड़ने लगी तो उनको कोठरी तक पहुंचने के लिए स्ट्रेचर का उपयोग किया जाता था। 10 जुलाई 1929 को लाहौर के मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण, ध्यान दीजिएगा, नाम भी समझिएगा, लाहौर के मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण की अदालत में सैंडर्स हत्या केस आरंभिक कार्रवाई के लिए शुरू हो गया। उस समय भगत सिंह और वटकेश्वर दत्त को स्ट्रेचर पर अदालत में लाया गया। सोचिए, भूख हड़ताल पर वो चल रहे थे। क्यों? क्योंकि जेल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, यातनाएं जो दी जा रही थी कैदियों को, वह उसके विरुद्ध उनका अभियान था। उस समय भगत सिंह और वटकेश्वर दत्त को स्ट्रेचर पर जब लाया गया तो इस दशा को देख करके पूरे देश में हाहाकार मच गया। समाचार पत्रों ने अलग अलग ढंग से इसे प्रकाशित किया। उसी दिन बोस्टर्स जेल के उन साथी अभियुक्तों ने भी अपनी सहानुभूति में अनशन आरंभ कर दिया। मतलब जब भगत सिंह का इस प्रकार से रूप देखा तो जितने अन्य साथी, पूरा जेल में जो साथी थे, सबने अपना अनशन शुरू कर दिया। यतीन्द्र नाथ दास 4 दिन बाद भूख हड़ताल में शामिल हुए। यतीन्द्र नाथ दास, जिनका वर्णन हम कर चुके हैं, 14 जुलाई 1929 को भगत सिंह ने भारत सरकार के होम मेंबर अर्थात गृह मंत्रालय को पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कई बातें लिखी जिसमें 8 महत्वपूर्ण बातें थीं। जैसे राजनीतिक कैदी होने के नाते हमें अच्छा खाना दिया जाए, दूसरी बात, हमें मशक्कत के नाम पर जेलों में सम्मानहीन काम करने न दिया जाए, बिना किसी रोक टोक के पूर्व स्वीकृत के पुस्तकें पढ़ने और लिखने के लिए सुविधा दिया जाए, कम से कम दैनिक समाचार पत्र दिए जाए, हर एक जेल में राजनीतिक कैदियों का एक विशेष वार्ड होना चाहिए, स्नान के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। यूपी जेल सुधार कमेटी में श्री जगत नारायण और खान बहादुर हाफिज हिफायत हुसैन की सिफारिश को राजनीतिक कैदियों के साथ अच्छी क्लास के कैदियों में व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने ये पत्र लिखा, और सरकार के लिए भूख हड़ताल प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। क्या? भगत सिंह का वजन 30 जुलाई 1929 तक लगभग 5 पाउंड प्रति सप्ताह के दर से गिरता जा रहा था। बाद में वो वजन जाकर के रुका। भूख हड़ताल आरंभ करते समय उनका वजन 133 पाउंड था। अभी आप इसका कैलकुलेशन करिएगा कि इनका वजन कितना रहा होगा जब भूख हड़ताल समाप्त किया उन्होंने। 2 सितंबर 1929 को जब भूख हड़ताल के संबंध में देश की जनता के मन में पूरा उफान आया तो सरकार ने जेल इंक्वायरी कमेटी गठित कर दिया, स्थापना कर दिया। 10 जुलाई 1929 को मुकदमा आरंभ हुआ था। भूख हड़ताल की स्थिति में अभियुक्तों को हथकड़ी लगाकर अदालत में लाया जाता था। 17 जुलाई 1929 को भगत सिंह ने हथकड़ी लगाने का विरोध किया। हथकड़ी लगाने का यह तरीका था कि एक हाथ पुलिस कांस्टेबल बिल का रहता था और एक क्रांतिकारी अभियुक्त का रहता था। सोचिए, जो आज वर्तमान समय में लिए जाते हैं, जो कैदी ले जाए जाते हैं कोर्ट में, उसी प्रकार की व्यवस्था वहां भी थी। 13 सितंबर 1929 को पूरा देश आंसुओं से भीग उठा, हर हृदय दर्द से करा उठा। भगत सिंह दर्द से तड़प उठे। उनके मित्र, उसका कारण क्या था ये समझिए कि उनके मित्र यतीन्द्र दास भूख हड़ताल में बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने शरीर को अर्थात अपने शरीर का त्याग कर दिया। यतीन्द्र दास के मृत्यु होने पर अर्थात बलिदान होने पर सरकार हिल गई। इस प्रकार सरकार और देश के नेता दोनों ही भूख हड़ताल को समाप्ति चाहते थे। दोनों ही अपने अपने ढंग से भगत सिंह की भूख हड़ताल तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तभी सरकार द्वारा नियुक्त जेल कमेटी ने अपनी सिफारिश सरकार के पास भेज दिया। भगत सिंह आने वाली परिस्थितियों को तुरंत भाप लेते थे। उन्होंने समझ लिया कि उनकी मांगे काफी अंशों तक मान ली जाएंगी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, बस इस बार इतना ही काफी है। अब हमें देखना चाहिए कि सरकार इन सिफारिशों के बारे में क्या करती है, और भूख हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार हो गए। परंतु ये भी बात है कि उनका शर्त था। क्या शर्त था? कि भूख हड़ताल वो तभी तोड़ेंगे जो अपने सभी साथियों के साथ एक साथ बैठ करके भूख हड़ताल समाप्त करेंगे।
डॉक्टरों ने समझाया, इतने दिन भूखे रहने के बाद भगत सिंह ने कहा कि हम तो खाना खाएंगे। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि फलों का रस दिया जाए, भगत सिंह ने कहा कि हमें दाल और फुल्का दिया जाए। डॉक्टर ने कितना भी समझाया लेकिन भगत सिंह नहीं माने और अंत में दाल और फुल्का के साथ 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अपनी 114 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल को समाप्त किया। कल्पना करिए, 114 दिन भूख हड़ताल भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास में एक नजीर बन गया। ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने, लोग कहते हैं कि वो शक्ति के प्रदर्शन के हिसाब से जाने जाते हैं, मैं कहता हूं कि वह शांति के प्रदर्शन के हिसाब से जाने जाते हैं। भूख हड़ताल के रूप को देखिए, 114 दिन तक, 10 दिन तक लोग भूख हड़ताल करते हैं तो मरने लगते हैं, वो 114 दिन तक कैसे रहे होंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में अभियुक्त जब स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आकर खड़े हुए तो लगा इतना बड़ा देश हिंदुस्तान सचमुच एक है। भारत मां के निराले मत वाले सपूत सचमुच एक होकर मां की बेड़ियों तोड़ने में कटिबद्ध थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजकुमार, विजय कुमार सिन्हा, जितेंद्र सान्याल, जयदेव कपूर, आशा राम, महावीर सिंह, कमलनाथ तिवारी, किशोरनाथ सैंडर्स और गया प्रसाद, ऐसे ही सुरेंद्र पांडे, अजय घोष, कुंदन लाल देशराज, प्रेमदत्त, सभी तो सिर से कफन बांध करके आज देश को आजाद कराने के लिए निकले थे। जैसे अखाड़ों में मस्त पहलवान चलते हैं, जब इन्हें कोर्ट में लाया जाता था तो देखते बनता था। जब कभी वर्णन करता है तो कितना सुंदर वर्णन करता है कि पहलवान मस्त पहलवान की संज्ञा देता है। आते ही एक बार चारों ओर भगत सिंह देखते थे, ऐसे चारों ओर, और नारा लगाते थे, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाते थे, वंदे मातरम गाते थे और उसके बाद गूंजा जाता था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीद मुल्कों ही मिल्लत मेरे, मैं तेरे ऊपर निशार। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब यह गूंज उठता था तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते थे। मजिस्ट्रेट कृष्ण वर्मा काला मुंह किए हुए बैठा रहता और मौत के ये दीवाने झूम झूम कर गाते थे। लगता था कि भय उनको छू भी नहीं सकती है, इस प्रकार का व्यवहार करते थे। सरकार के अत्याचारों से तंग आकर इस मुकदमे में सरकारी गवाहों ने अपना बयान बदलना शुरू कर दिया। अर्थात सरकारी गवाह बन कुछ ऐसे हो गए क्रांतिकारी जो सरकारी गवाह बन गए। सरकार चाहती थी कि गवाहों की गवाहियों से वह इन लोगों की जनता की निगाहों से किरकिरा खूनी साबित कर दे, लेकिन परिणाम उल्टा होता। सरकार ये चाहती थी कि जब हम इनके साथियों को तोड़ देंगे तो जनता की निगाह में ये खूनी साबित हो जाएंगे और इनका अपमान होगा और यश नष्ट होगा। परंतु भगत सिंह और इनके साथी कुछ ऐसे साथी थे जो बहुत ही चालाक थे, होशियार थे और इन सरकार के सारे बातों पर, सारी सोच पर पानी फेरते थे। जब सरकारी गवाह फरेंद्र नाथ घोष कटघरे में जाकर दल के भेद खोलने लगे तो शिव वर्मा ने इस सफाई में जीरा की और उन्हें भरी अदालत में बम बनाने का फार्मूला और तरीका बताना पड़ा, ऐसा उन्होंने बात किया। उधर सुश्री वीरेंद्र सिंधु ने लिखा है कि यह अदालत उन दिनों लाहौर की सबसे दिलचस्प जगह थी। जब स्कूलों से बच्चे छूटते थे तो अदालत के बाहर आकर के खड़े हो जाते थे, क्योंकि भगत सिंह की आवाज इतनी तेज थी कि वह चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे। कॉलेजों से स्कूल खड़े होते और जब भगत सिंह बोलना प्रारंभ करते थे तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे शुरू हो जाते थे। ओम प्रकाश की ये पंक्तियां उस दिन गाई जाती थी। क्या थी कि कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद हम होंगे, वे अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अब गवाहों के कटघरे में जय गोपाल खड़ा था जो कभी इन लोगों का साथी हुआ करता था। वही जय गोपाल जिसने क्रांति के युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का साथ देने की कसम खाई थी, सौंदर्य वर्ग में भगत सिंह का प्रमुख सहयोगी था, अब वो सरकारी गवाह बन गया। भगत सिंह जय गोपाल को देख रहे थे, खड़ा ही नहीं। अब यहां देखिएगा, यह स्थित आजादी की मतवालों के, अब वो खड़ा होकर इतना ही नहीं था, जय गोपाल अपनी मूंछ ऐंठ रहा था। अब मूंछें ऐंठ रहा था मतलब वो ये दिखा रहा था कि हम तो बच निकले। यह स्थित आजादी के मतवालों को बर्दाश्त नहीं हुई। क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के वे प्रेमदत्त, उनका खून खौल उठा और उन्होंने
अपना जूता खोला और जय गोपाल कर खींच कर मारना शुरू कर दिया। हाहाकार मच गया और उसके बाद अदालत में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। पूरी कसमकस और बल प्रयोग के बाद पुलिस अभियान वहां से जब सभी अभियुक्तों को ले जाया गया, अगली बार पेशी पर आना था तो सारे लोगों ने इनकार कर दिया कि हमें पेशी पर जाना नहीं है। बहुत कस हुआ तो 5 लोगों को ही वो अपने गाड़ी में लाद पाए और जब उतारना हुआ तो पांचों एक दूसरे से ऐसे चिपट गए थे कि पुलिस उनको उतार ही नहीं पाई और अंत में यह बिना बैरक में ही लेकर के चली गई। और भगत सिंह की यह मांग थी कि हमारी हथकड़ियां खोल दिया जाए। और फिर उसी के समय में जब इनका साथी जूता मारना प्रारंभ किया था जय गोपाल को, तो सरकार सख्ती में आ गई थी। अब हथकड़ियां फिर से लगा दी गई। भगत सिंह ने कहा, जब अगली बार सुनवाई हुई तो भगत सिंह ने कहा कि कम से कम भोजन करने के लिए हथकड़ी खोल दो। उसके बाद अदालतों में इतिहास प्रस्तुत कर दिया गया। इसके बाद अदालतों के इतिहास में ऐसा समय प्रस्तुत हुआ कि भगत सिंह की हथकड़ियां खोल दिया। लंच जब कर लिए तो उसके बाद भगत सिंह जब लंच कर लिए तो उसके बाद हथकड़ी लगवाने से मना कर दिए। अब मना करने के बाद वहां के मजिस्ट्रेट ने ही आदेश दिया और मजिस्ट्रेट के सामने ही पुलिस इन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने लगी। वह समय ऐसा देखने से जो भी वहां था वह कराह गया और पूरे देश में एक माहौल बन गया कि इस प्रकार से ये घृणित सरकार है, जो कि भगत सिंह यही चाहते थे कि देश के लोग ये जान सकें, समझ सकें कि ये सरकार घृणित है। इस घृणित कर्म से देश में नफरत फैल गई और अगली बार की सुनवाई में इसी बीच सर्वश्री सुभाष चंद्र बोस, बाबा गुरुदित्ता सिंह इत्यादि लोग भी अदालत में मौजूद हो गए। सरकार ने अभियुक्तों को फंसाने के लिए मुकदमा चलाया था, खुद उस चक्रव्यूह में फंस गई। तभी भगत सिंह ने एक और तुरंत चाल चला। जेल सुधार कमेटी ने जेलों के व्यवहार के संबंध में जो सिफारिशें की थी उन्हें लागू करने के लिए पहले सरकार से ने नवंबर 1929 का समय घोषित किया था, फिर इसे दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन जनवरी 1930 बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर भगत सिंह ने 4 जनवरी 1930 को 1 सप्ताह का नोटिस देने के बाद फिर हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने घबराकर एक पत्र को प्रकाशित करके नया आश्वासन दिया। तब भगत सिंह ने भूख हड़ताल तोड़ी। इतने अहिंसात्मक रूप से देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले इस महावीर को अगर हम पूजेंगे नहीं, अगर हम समझेंगे नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे तो देश के ऊपर अगर समस्या आएगी तो फिर उस समस्या से कौन लड़ेगा। इस पर 11 फरवरी 1930 को भगत सिंह ने एक पत्र में अपनी ओर वी.के. दत्त की ओर से मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा और बहुत सारे संशोधनों की मांग किया। इस प्रकार से भगत सिंह के ऊपर जो कार्रवाई की गई तो उन कार्रवाइयों के बारे में अगर चिंतन किया जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इस देश के लिए बलिदान होने वाले भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो 23 मार्च 1931 को फांसी के तख्ते पर चले और फांसी के तख्ते पर भी गए तो उसका हम वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से उत्साह का माहौल था। जैसे लग रहा था कि इनको कोई जश्न मनाने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे महान वीरों को हम नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। हमें गौरव है, गर्व है कि ऐसे महान वीरों के लिए हम कार्य करते हैं। आप इसे